है कि उसने तो अकेले ही चेक इन किया था। सीसीटीवी फुटेज में भी वो अकेला ही दिख रहा था। ये तो समझ से परे है। बिल्कुल। क्या हमारा दिमाग हमें इस हद तक धोखा दे सकता है कि हम किसी के साथ पूरी जिंदगी जी लें जो असल में है ही नहीं? हाँ, और कहानी यहीं नहीं रुकती। पुणे वापस आकर जब वो पुलिस और अंकल को सबूत के तौर पर मनाली में खींची अपनी सेल्फी दिखाता है, तो उस फोटो में भी वो अकेला ही होता है। मतलब रेखा का कोई वजूद था ही नहीं। अरुण ये देखकर बेहोश हो जाता है। और यहाँ कहानी के अंत में दो बातें सामने आती हैं जो इसे और दिलचस्प बना देती हैं। एक तरफ डॉक्टर कहते हैं कि अरुण को सिजोफ्रेनिया है। हाँ, और तकनीकी तौर पर देखें तो ये एक तरह का हेलुसिनेशन हो सकता है, जो उसके गहरे अकेलेपन और उस अपमान के सदमे से पैदा हुआ। उसका दिमाग उसे बचाने के लिए एक साथी बना रहा था, एक ऐसी हकीकत जिससे वो जी सके। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी अंकल का मानना था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई आत्मा या पिशाचनी थी, सही बात है। जो अरुण के अकेलेपन का फायदा उठा रही थी। तो ये जो सिजोफ्रेनिया और पिशाचनी वाली बहस है, ये बहुत दिलचस्प है ना? बिल्कुल। हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों के लिए अलौकिक वजहें ढूंढता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता, खासकर जब सदमा और अकेलापन शामिल हो। कहानी इसी मनोवैज्ञानिक झुकाव का फायदा उठाती है और सवाल को खुला छोड़ देती है। तो कहानी का असली सबक ये है कि शायद सबसे बड़ा राक्षस तो अकेलापन ही है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई इंसान पूरी तरह अकेला हो तो क्या उसकी हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है, और जो भूत प्रेत हमें दिखाई देते हैं वे बाहरी दुनिया में होते हैं या हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों में।